हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री। कैसे हैं आप? सो दिस इज वीडियो नंबर 6 ऑफ आइसोमरिज्म, जहाँ पे अब हम बात करेंगे 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। एनेंटियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स के बीच में क्या फर्क होता है, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने होंगे, इसका एक फॉर्मूला जो हमारे पास आता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगा, उसके बारे में देखेंगे। कैपिटल डी, कैपिटल एल, स्मॉल एल आइसोमर्स में क्या डिफरेंस होता है, ये जो दो डेसिग्नेशन, ये जो दो फॉर्मूला यूज करते हैं, कभी आपने बहुत बार देखा होगा, स्पेशली जब आप बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हो तब इनके बीच में क्या फर्क है, एंड एरिथ्रो एंड थ्रियो के बीच में ये जो डेसिग्नेशन है ये हम कब यूज करते हैं। ये वीडियो जो हम देखेंगे, इसको देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में मैंने पूरा इसके पहले वाला जो वीडियो नंबर 5 जो बनाया हुआ है, आप उसको प्लीज अच्छे से देख के आइएगा। उसके बाद भी मैंने उस वीडियो में भी आपसे कहा था, कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस मैंने देखने के लिए कहा था जो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे भी डाले हुए हैं, और अगर आप किसी कोर्स में मुझे देख रहे हो तो मैंने कोर्स में भी ये डाला। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखो, हम सबने पढ़ा था ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें आपके पास एक कार्बन एटम होना चाहिए। अब हम कार्बन की बात इसलिए करते हैं, अब ऑप्टिकल एक्टिविटी सिर्फ कार्बन से रिलेटेड नहीं होती। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब आप जाओगे तो वहाँ पे मेटल के बारे में भी आप पढ़ोगे, मेटल के साथ जहाँ लिगेंड्स लगे होते हैं। सो बेसिकली अब हम मेटल वगैरह नहीं लेते, हम कार्बन के साथ चलते हैं। कोई भी एक एलिमेंट जो सेंट्रल एटम होगा उसके पास जहां पर 4 डिफरेंट एलिमेंट्स लगे होंगे, ठीक है, ए बी सी डी, 4 अलग अलग एलिमेंट लगे होंगे, वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। ऐसे कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड लास्ट वीडियो में हमने काफी कुछ डिस्कस किया था कि व्हाट आर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस क्या होती हैं, किस मॉलिक्यूल को हम कायरल कहेंगे, किसको अकायरल कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड क्या होती है, कायरलिटी क्या होती है, असिमेट्रिक कार्बन क्या होता है। ये सब हमने वीडियो नंबर 5 में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, जहां पे मैंने आपको सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में भी बताया था। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, कायरलिटी कैसे हम ढूंढते हैं, कौन सा मॉलिक्यूल कायरल है या अकायरल है, कैसे हमें पता चलता है, प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री हम किसे कहते हैं। एंड फाइनली जब हम आए थे तब हमने नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस के बारे में भी पढ़ा था। तो अगर लास्ट वीडियो आपने ढंग से देखा होगा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्या पढ़ा था। अगर मेरे पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है, जब मैं उसका मिरर इमेज लेता हूं, मिरर इमेज जब हम उसकी लेते हैं, और अगर वो सामने वाली मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है, यानी एक ऐसी मिरर इमेज होती है जिसको घुमा के फिरा के कैसे भी करके सामने वाले मॉलिक्यूल के ऊपर ओवरलैप नहीं किया जा सकता, इसको मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आई होप आपने ये वाला मेरा वीडियो देखा होगा। ये वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, जिसमें बहुत अच्छे से मैंने एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल को लेकर उसका मिरर इमेज कैसे निकाला जाता है वो मैंने एक्सप्लेन किया था। तो अगर मेरे पास कोई भी एक ऐसा एटम होता है, एक हम कार्बन से बात स्टार्ट करते हैं, जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे होंगे, तो फॉर श्योर वो कार्बन जो होगा वो कायरल कार्बन होगा और वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा। ये सब एक प्राइमरी कंडीशन है। दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी कंडीशन। प्राइमरी कंडीशन क्या कहती है? कायरलिटी होनी चाहिए, कायरल सेंटर्स हमारे पास होने चाहिए। अब कायरल सेंटर हैं इसलिए वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा, ऐसा भी नहीं है। हमने लास्ट वीडियो में यहाँ देखा था जब हम बात कर रहे थे टार्टरिक एसिड के बारे में, यहाँ पर ये कार्बन जो है वो कायरल है। इस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। पहला ये ग्रुप लगा है, दूसरा ये लगा है, तीसरा ये लगा और चौथा ये ग्रुप लगा हुआ है। ये कायरल कार्बन है। अब इसमें एक और कायरल कार्बन है, ये वाला भी कायरल कार्बन है। अगर आप देखो तो ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है और ये पूरा। अब ये पूरे मॉलिक्यूल में 2-2 कायरल कार्बन है, 2-2 कायरल सेंटर्स हैं, फिर भी ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो कायरलिटी, सिर्फ कायरल कार्बन होना एक प्राइमरी कंडीशन नहीं होती है। कायरलिटी के अलावा ओवरऑल मॉलिक्यूल, जो पूरा मॉलिक्यूल है उसमें कायरलिटी होनी चाहिए। और वो हम कैसे ढूंढते हैं? उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, कोई एक्सेस ऑफ सिमेट्री वगैरह नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट हम सिमेट्री एलिमेंट्स ढूंढते हैं। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में सिमेट्री एलिमेंट्स नहीं होता है, स्पेशली हम प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढते हैं, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसकी जो मिरर इमेज है वो उसके ऊपर ओवरलैप नहीं होगी। अगर आप यूट्यूब पे जाओगे और मेरा ये वीडियो सर्च करोगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में इस चीज को एक्सप्लेन किया। अब ये चीज मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है, यूट्यूब पे कुछ बच्चे आते हैं, वो सिर्फ ये नाम देख के आ जाते हैं, ओके चलो हम डायरेक्ट एनेंटियोमर डायस्टेरियोमर्स पढ़ लेते हैं। उनको पीछे का बैकग्राउंड नहीं पता होता है। कभी कभी कुछ डायरेक्ट बच्चे आ जाते हैं, बोलते चलो यार ऑप्टिकली एक्टिव का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, और उनको थ्योरी नहीं आती है। अगर थ्योरी नहीं आएगी तो आप फंस जाओ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने ये बेसिक चीजें पढ़ ली होंगी। अब इस वीडियो को भी अगर आप ध्यान से देखोगे, इस वीडियो में भी मैंने बहुत अच्छे से ये सारी चीजें जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी, ठीक है। ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा। ये देखो, ये यूट्यूब पे मैंने दिखाया था किस तरीके से मैंने मिरर इमेज लगा रखी है। फिर मैंने सामने वाला मॉलिक्यूल बनाया है, उसका एग्जैक्ट मिरर इमेज है। ब्लू के सामने ब्लू, ऑरेंज के सामने ऑरेंज, रेड के बैक साइड में रेड, येलो के साइड। ये 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, देखने में सेम लगेंगे बट दे आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। दे आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। आप इसको कैसे भी घुमा के, ट्विस्ट करके, टर्न करके इसके साथ ओवरलैप नहीं कर सकते। अगर इतनी बेसिक नॉलेज आपको आ गई है, अब बढ़ते हैं हम आगे।
देखिए आपके सामने मैं 3 मॉलिक्यूल्स लाके रख रहा हूँ। एक है हमारे पास लैक्टिक एसिड, दूसरा है हमारे पास 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, तीसरा है हमारे पास टार्टरिक एसिड। सबसे पहले सिंपल मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं, लैक्टिक एसिड के साथ स्टार्ट करते हैं। क्या है फॉर्मूला लैक्टिक एसिड का? बीच में कार्बन होगा, ऊपर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये जो कार्बन है सेंटर वाला, ये कायरल कार्बन हो जाता है। इसका हूबहू जब मैं मिरर इमेज लेता हूँ, OH के सामने OH आएगा, H जो बैक साइड में था वो बैक साइड में चला जाएगा, CH3 के सामने CH3 आएगा। ये 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। याद करो, आपने अगर थोड़ा बेसिक्स पढ़ा होगा, जिस कार्बन के साथ 4 अलग लोग लगे होते हैं वो sp3 हाइब्रिड कार्बन होता है। और sp3 हाइब्रिड कार्बन अगर होगा तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे मेरा कार्बन लगा होगा, एक तरफ उसके साथ COOH लगा होगा, तो दूसरी तरफ उसके साथ लेट से OH लगा होगा, एक तरफ उसके साथ हाइड्रोजन लगा होगा, तो दूसरी तरफ उसके साथ CH3 ग्रुप लगा होगा, इस तरीके से। तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ये सबसे सिंपल मॉलिक्यूल। ये जो 2 मॉलिक्यूल आप देख रहे हो, इनके बीच में क्या रिलेशन है? इनके बीच में रिलेशन है, दे आर मिरर इमेजेस। एंड नॉट ओनली दे आर मिरर इमेजेस, दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन सुपर इम्पोजिबल क्यों कह रहा हूं मैं? आप इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल के ऊपर किसी भी तरीके से घुमा फिरा के कुछ भी करके ओवरलैप नहीं करवा सकते। ये एक दूसरे पर ओवरलैप हूबहू मैच नहीं होंगे, ठीक है। इसीलिए हम इनको क्या कहेंगे? ये इनेंशियोमर्स। तो इनेंशियोमर्स का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? इनेंशियोमर्स का वो बेसिक डेफिनेशन होता है 2 मॉलिक्यूल्स which have got same molecular formula, different structural formula, but they are mirror images of each other. And mirror images से नहीं चलेगा, they are not only mirror images, they are non superimposable mirror images। ठीक है, अगले मॉलिक्यूल पे आते हैं। दूसरा है 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। तो मेरे पास ये ब्यूटेनोइक एसिड है 2,3, सेकंड कार्बन और तीसरे कार्बन के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है। ये 1 2 3 4 कार्बन वाला है, इसलिए ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा, बिकॉज एसिड ग्रुप वहां पे लगा। अब ये मेरे पास एक फॉर्मूला होता है। ब्यूटेनोइक एसिड का सिर्फ ये अकेला फॉर्मूला नहीं है। अगर आप देखो तो ब्यूटेनोइक एसिड में इसमें मैंने दोनों OH को एक साइड में रखा हुआ है, दोनों हाइड्रोजन को मैंने एक साइड में रखा हुआ है। अब इसका एक सेकंड फॉर्मूला भी बन सकता है। अगर ये वाला OH ये साइड में आ जाए और H ये साइड में आ जाए, यानी इसके नीचे अगर आप देखो, मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ये देखो, ये वाला फॉर्मूला भी इसका बन सकता है। दिस टू आर द सेम फॉर्मूला, दे हैव गॉट द सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो इसमें OH और OH के पोजीशंस में डिफरेंस है। तो ये दोनों फॉर्मूले किसके हैं? ब्यूटेनोइक एसिड के। इसका मिरर इमेज अगर मैं लेता हूं तो OH के सामने OH आएगा, OH के सामने OH आएगा, नीचे CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ आपका एसिडिक ग्रुप है, ठीक है। ये 2 मॉलिक्यूल्स को अगर आप देखो, दे आर मिरर इमेजेस, दे आर मिरर इमेजेस एंड दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल के ऊपर आप इम्पोज नहीं कर सकते, दे आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। इसलिए ये क्या हो गए? ये इनेंशियोमर्स हो गए। और यहाँ कहीं पर भी देख लेना, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर आप यहाँ पे एक लाइन मार के देखते हो और यहाँ एक लाइन मार के देखते हो, तो आपको दोनों अक्रॉस अलग अलग लोग दिखाई देंगे। आप यहाँ भी लाइन मार के देख लो, यहाँ पर भी आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स दिखाई देंगे। अच्छा, दूसरी बड़ी बात क्या है? इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है। अब ये तीसरा मॉलिक्यूल है, इसका मिरर इमेज अगर मैं लेता हूँ, ये देखो, इसका मिरर इमेज यहाँ पे आ गया, OH के सामने OH, H के सामने H, यहाँ, तो ये इसका मिरर इमेज है, ये भी नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। मतलब ये मॉलिक्यूल का मिरर इमेज और इस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज, ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैं। अब मेरा अगला सवाल क्या है? ये दोनों क्या हो गए? इनेंशियोमर्स हो गए, मिरर इमेजेस वाले हो गए, भाई बहन दोनों मिरर इमेजेस हैं। ये दोनों क्या हो गए? मिरर इमेजेस। इन 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या रिलेशन है? सी, ना तो वो मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के, क्योंकि इसका मिरर इमेज तो ये है, इसका मिरर इमेज तो ये है। दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, बट स्टिल दे आर आइसोमर्स। तो ये कौन से आइसोमर्स हो गए? हम इनको कहते हैं डाइस्टीरियोमर्स। तो दे आर स्टीरियोमर्स। देखो, स्टीरियोमर्स एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। हर वो मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट उनके बॉन्डिंग की कनेक्टिविटी में डिफरेंस होगा, हम उनको स्टीरियोमर्स कहते हैं। अब स्टीरियो आइसोमर्स तो सिस एंड ट्रांस भी हो सकते हैं, हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था जब हम स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में पढ़ रहे थे। ये वो स्टीरियो आइसोमर्स हैं जिसका मिरर इमेजेस नहीं है एक दूसरे के साथ, दे आर नॉट द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो अगर मिरर इमेजेस होंगे तो वो इनेंशियोमर्स हो जाते हैं, और अगर मिरर इमेजेस नहीं होंगे तो वो क्या कहलाते हैं? वो डाइस्टीरियोमर्स कहलाते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन या डिफरेंस है, ये याद रखना। तो डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स, दे आर स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ये इसका मिरर इमेज नहीं है, ये इसका मिरर इमेज नहीं है। देखो, ये 2 अलग मॉलिक्यूल्स हैं, इसके बीच का रिलेशन देखो, ये इसका मिरर इमेज नहीं है, ये इसका मिरर इमेज नहीं है। तो ये चारों आपस में क्या है? ये इसका इसके साथ, इसका इसके साथ आपस में क्या रिलेशन है? ये चारों आपस में डाइस्टीरियोमर्स है, जिसमें से इन दोनों की जोड़ी बनती है और इन दोनों की जोड़ी बनती है, दे आर मिरर इमेजेस। तो 4 डाइस्टीरियोमर्स हैं हमारे पास, जिसमें से 2 का पैर अगर आप देखो तो वो इनेंशियोमर्स है। आई होप डाइस्टीरियोमर्स और इनेंशियोमर्स के बीच का डिफरेंस आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा।
अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है टार्टरिक एसिड। अब देखो टार्टरिक एसिड भी आप देखोगे तो 2,3 डाइहाइड्रोक्सीब्यूटेनिक एसिड के जैसा दिख रहा है। क्या डिफरेंस है? इसमें भी एसिडिक ग्रुप है, इसमें भी एसिडिक ग्रुप है, यहाँ पर भी 2 OH लगे हुए हैं, यहाँ पर भी 2 OH लगे हुए हैं, यहाँ CH3 था पर यहाँ पे फिर से एसिडिक ग्रुप आ गया है। तो हमारे पास इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे टर्मिनल कार्बन एटम्स, टर्मिनल एटम्स अलग अलग है। ये टर्मिनल एटम है, ये टर्मिनल एटम है, अलग अलग है, पर यहाँ पे टर्मिनल एटम सेम है, टर्मिनल ग्रुप मैं कहूंगा रेदर सेम है। जब टर्मिनल ग्रुप सेम है, अब ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें OH दोनों एक तरफ दिखाई दे रहे हैं। अब इसका अगर मैं डाइस्टीरियोमर बनाऊं, इसका एक डाइस्टीरियोमर बनाऊं तो OH का पोजीशन चेंज कर दो, देखो OH यहाँ आ गया, OH यहाँ आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मिरर इमेज ले लो, इसका मिरर इमेज लो, ले लिया मिरर इमेज, OH के सामने OH, OH के सामने OH, इसके सामने ये, इसके क्या ये दोनों इनेंशियोमर्स हैं? सर मिरर इमेज है, पर मैंने क्या कहा, मिरर इमेज होना इज नॉट दी ओनली क्राइटेरिया फॉर इनेंशियोमर्स, नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। मिरर इमेज तो ये भी थे, मिरर इमेज तो ये भी है, एक दूसरे का मिरर इमेज है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ मैं एक लाइन अगर ड्रॉ कर दूं इस तरीके से, यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं इस तरीके से, ये वाला पार्ट जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है और जो ये नीचे दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है ये इसका कार्बन कॉपी है। और हमने क्या पढ़ा था? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, किसी भी मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं आनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं दिखना चाहिए आधा मॉलिक्यूल और उसका आधा मॉलिक्यूल एक जैसा दिख रहा है। अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पर अगर मैं एक लाइन क्रॉस करता हूँ, ये एक अलग ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये एक अलग ग्रुप दिखाई दे रहा है। इसीलिए ये मॉलिक्यूल का जो मिरर इमेज लोगे, ये मिरर इमेज अगर आप लेते हो, ये मिरर इमेज अगर आप लेते हो, ये 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। लेकिन यहाँ अगर मैं बात करूं, इसका मिरर इमेज जो मैंने लिया है, ये दोनों सेम मॉलिक्यूल हैं, दे आर सेम मॉलिक्यूल। क्योंकि अगर आप देखो तो इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस ये लाइन अगर मैं बना दूं तो ये एक दूसरे के साथ मिरर इमेजेस, सॉरी एक दूसरे का कार्बन कॉपी है। देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ओवर हियर। तो ऐसे में मैं कह सकता हूं ये ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाएगा, ये ऑप्टिकल, तो ये स्ट्रक्चर एक ही बात है। आप इसको नहीं ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, तो इसका सिर्फ एक ही मात्र स्ट्रक्चर है और वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ऑप्टिकली इन एक्टिव, OI ये लिख देता हूं। यहाँ पे ये और इसका मिरर इमेज है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ये अलग स्ट्रक्चर है, ये अलग है। अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो ये लीवो रोटेटरी होगा, अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो ये लीवो रोटेटरी होगा। आई होप डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम प्लस के साथ लिखते हैं, लीवो रोटेटरी को हम माइनस के साथ लिखते हैं। अगर ये हो सकता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो, ये लीवो रोटेटरी होगा नहीं, क्योंकि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव है? याद रखना, टार्टरिक एसिड का बहुत सिंपल एग्जांपल पूछा जाता है, जेईई नीट में पूछा जाता है कई बार। ये मीजो कंपाउंड्स है। ऐसे कंपाउंड्स को हम एक नया नाम देते हैं, एक नया वर्ड यूज करते हैं, इसको हम मीजो कंपाउंड्स कहते हैं। ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो दिखने में, इनके पास देखो ये वाला कार्बन कायरल है, ये वाला कार्बन भी कायरल है, दे आर कायरल, बट अनफॉर्चुनेटली 2 कायरल एटम होने के बाद भी वो पूरा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो कायरलिटी इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। जस्ट बिकॉज उसमें कायरल कार्बन है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऐसा कहना जरूरी नहीं है। आपको समझ में आया? अच्छा, इस मॉलिक्यूल का जो हमने डाइस्टीरियोमर बनाया, इसका अब ये और ये मिरर इमेज तो है नहीं, ये 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे के मिरर इमेज तो नहीं है। लेकिन ये जो सेकंड वाला कंपाउंड है, जब मैं इसका मिरर इमेज लेता हूं, अच्छा पहली बात, क्या ये वाला कंपाउंड मीजोफॉर्म है क्या इसका? नहीं, ये इसका मीजोफॉर्म नहीं है। ये इसका मीजो कंपाउंड लिखने की जगह मैं लिख सकता हूं मीजोफॉर्म है, ये इसका मीजोफॉर्म नहीं है। अब बोलोगे क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर का हिस्सा देखो और नीचे का हिस्सा देखो, अगर आप इसको जोड़ दोगे, आप इसको काट के ऐसे जोड़ दोगे, जैसे मेरा ये हाथ अगर मैं इसको काट के ऐसे रैप कर दूं, तो आपका नीचे का COH के साथ मैच हो जाएगा, लेकिन OH और H मैच नहीं हो रहा है। सो ये मेरा कंपाउंड जो है वो मीजोफॉर्म नहीं है। मीजोफॉर्म कौन सा है? सिर्फ ये वाला मेरा मीजोफॉर्म है। अगर मैं इसको बीच में से काट देता हूं तो मेरे को ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, और उनको जब फोल्ड कर दूंगा सेम दिखाई देगा। तो ये मीजोफॉर्म तो नहीं है, इतना तो श्योर हो गया। अगर मीजोफॉर्म नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मीजोफॉर्म है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ये वाला कंपाउंड नॉट अ मीजोफॉर्म, नॉट अ मीजोफॉर्म। आई होप समझ में आया। तो अगर ये मीजोफॉर्म नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसका मिरर इमेज OH के सामने OH, H के सामने H, ये दोनों अब इनेंशियोमर्स है। तो ये तीनों आपस में क्या लग रहे हैं आपको? ये तीनों, इसका इसके साथ क्या रिलेशन है? क्या ये मिरर इमेज है? नहीं। क्या ये दोनों मिरर इमेज है? नहीं। तो ये इसके साथ और इसका इसके साथ कौन सा रिलेशन है? दे आर डाइस्टीरियोमर्स। लेकिन इसका इसका आपस में क्या रिलेशन है? इसका इसका आपस में दे आर स्टीरियोमर्स, बट कौन से स्टीरियोमर्स हैं? इनेंशियोमर्स। अगर मिरर इमेज है तो इनेंशियोमर्स,
मिरर इमेज नहीं है तो डायस्टीरियोमर्स। आई होप लॉजिक यहाँ तक क्लियर है। तो हमारा पहला टॉपिक था, वो पहला टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया। पहला टॉपिक था हमको इनेंशियोमर्स के बीच में और डायस्टीरियोमर्स के बीच में डिफरेंस समझना था। इनेंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स आर नथिंग बट स्टीरियो आइसोमेरिज्म के पार्ट है। अगर मिरर इमेजेस हैं तो इनेंशियोमर्स, मिरर इमेजेस नहीं है तो डायस्टीरियोमर्स। आई होप लॉजिक समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक? ओके, इसके बाद आते हैं अगले टॉपिक। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है जो बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करता है, वो है कैपिटल डी, कैपिटल एल, स्मॉल डी एंड स्मॉल एल का नोटिफिकेशन या डेसिग्नेशन कैसे देते हैं। देखो, सबसे पहले स्मॉल एल और स्मॉल डी के बीच में आपको डिफरेंस पता है कि अगर कोई कंपाउंड को हम किसी कंपाउंड को लेते हैं, अगर उसमें से प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज आती है तो हम उसको लेवो रोटेटरी कहते हैं। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट हो जाती है हम उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। इसका पूरा डिटेल मैंने लास्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 5 में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। अगर कोई कंपाउंड कोई मॉलिक्यूल लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो हम उसको कहेंगे वो लिवो रोटेटरी है, जिसको स्मॉल एल के साथ डेसिग्नेट किया जाता है और हम माइनस साइन, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल एल क्या रिप्रेजेंट करता है? स्मॉल एल रिप्रेजेंट करता है कि उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी लिवो रोटेटरी है। या मैं अगर माइनस साइन लिखता हूं तो वो क्या डिनोट करता है कि वो सोल्यूशन, वो मॉलिक्यूल का जो सोल्यूशन होगा वो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेगा। वहीं अगर मान लीजिए वो क्लॉकवाइज टर्न कर देगा तो क्लॉकवाइज टर्न करेगा तो हम उसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको हम स्मॉल डी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल डी और स्मॉल एल ऑप्टिकल एक्टिविटी बताता है। अब आते हैं कैपिटल डी, कैपिटल एल। देखो, हमारे पास में एक सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है जिसको ग्लिसरॉल्डिहाइड कहते हैं। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड के मॉलिक्यूल में जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है, यानी जो लास्ट कायरल कार्बन होता है, ये लास्ट कायरल, देखो इसमें 1 2 3 कार्बन है, लेकिन 3 कार्बन में अगर आप देखो तो ये वाला कार्बन कायरल है, ये वाला कार्बन अकायरल है, कायरल नहीं है क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, 2 तरफ हाइड्रोजन लग जाएंगे, एक तरफ OH लग जाएगा, तो हम उसको CH2OH लिखते हैं, यानी 2 तरफ, तो वो कायरल नहीं होगी। अगर आप इस कायरल कार्बन को देखो, इस कायरल कार्बन को, इसके राइट हैंड साइड में आप अगर देखो कि राइट हैंड साइड में OH ग्रुप लगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा। अगर किसी मॉलिक्यूल के, जब आप बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ोगे, स्पेशली बायोमॉलिक्यूल जब आप पढ़ोगे, अगर राइट हैंड साइड में OH ग्रुप लगा हुआ है, लास्ट कायरल कार्बन को हम देखते हैं, लास्ट वाला का। अब जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज को देखो, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है C6H12O6, C6H12O6, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, C1 C2 C3 C4 C5 C6। अब इसमें ना सारे C1 को छोड़ के और C6 को छोड़ के 2 3 4 5 5 कायरल कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन को देखो तो OH और ये ग्रुप और नीचे का ये पूरा ग्रुप, तो ये कायरल हो गया। 4 अलग अलग ग्रुप उसके साथ लगे, तो बीच वाले सारे जो है ना, ये 5 4 3 2, ये कायरल है। हमको क्या देखना है? लास्ट वाला कायरल कार्बन। तो ये मेरा लास्ट वाला कायरल। अब कैसे पता चलेगा ये लास्ट है कि ये वाला लास्ट है? आपका फंक्शनल ग्रुप ये है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, जब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आपका लास्ट कार्बन कायरल, लास्ट कायरल कार्बन में OH देखो कहाँ पे पोजीशन है, OH राइट साइड में है, तो हम कहेंगे ये ग्लूकोज है, लेकिन ये डी ग्लूकोज है, कैपिटल डी ग्लूकोज है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब मैं ये वाला, इसका मिरर इमेज लेता हूँ, इसका मिरर इमेज, तो ये सारा स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, इसका मिरर इमेज। इसके लास्ट कार्बन पे जो कायरल कार्बन है, लास्ट तो वैसे ये वाला है, लास्ट कायरल कार्बन का OH ये साइड में है, तो ये कौन सा हो गया? ये L ग्लूकोज हो गया। तो ये रेफरेंस हमने किससे लिया? ये रेफरेंस हमने लिया हुआ है ग्लिसरॉल्डिहाइड से। राइट साइड में होगा तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, लेफ्ट साइड में होगा तो L ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो डी और L, कैपिटल डी और कैपिटल L क्या बताता है? OH का पोजीशन लास्ट कायरल कार्बन के ऊपर। स्मॉल डी और स्मॉल एल क्या बताता है? उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल ये कैपिटल डी वाला ग्लूकोज है, लेकिन ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब ये लाइट को क्या करेगा? लाइट को पॉजिटिव डायरेक्ट क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये वाला L ग्लूकोज है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये क्या करता है? लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, इसलिए सामने L लगा हुआ है। अब देखो L और L साथ में आ गया। ऐसा कभी जरूरी नहीं है कि स्मॉल L और कैपिटल L साथ में ही आएगा। फ्रुक्टोज के केस में आप देख लेना, उल्टा आपको चीज मिलेगा। जब बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे वहां पे। तो फिलहाल आपको कैपिटल डी क्या होता है, कैपिटल L क्या होता है, स्मॉल डी और स्मॉल L में क्या डिफरेंस है, आई होप ये समझ में आया होगा। बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्लियर हो गया यहाँ तक? चल आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा टॉपिक भी क्लियर। अगर प्लीज इस पर कोई डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके या आप डायरेक्टली मुझसे पूछ लेना, मैं आपको और डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। अगला हमारा टॉपिक है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स हम कैसे ढूंढ के निकालें। कल को अगर मैं आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे देता हूँ, अब ये थोड़ा एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये
बाय हार्ट कर लो अगर आपसे हो सकता है तो। हम कैसे पता करेंगे कि कोई मॉलिक्यूल में कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स हो सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, अब मैंने यहाँ पे 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड देखा। अब वैसे तो देखूं तो मैं इसके 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, 1 2 3 4, जिसमें से ये और ये डाइस्टीरियोमर्स हैं, ये डाइस्टीरियोमर्स हैं, ये और ये डाइस्टीरियोमर्स हैं, ये और ये। पर इसमें से इनेंशियोमर्स कितने हैं? इसमें से इनेंशियोमर्स ये दोनों हैं और ये दोनों हैं। ये मतलब हमारे पास पैर में देखूं तो अगर मैं तो 1 2 3 4 2 पेयर्स ऑफ इनेंशियोमर्स है। पर टोटल कितने आइसोमर्स है मेरे पास? टोटल मेरे पास 4 आइसोमर्स है। कितने आइसोमर्स है? 4। तो और चारों के चारों जो है, ये इसका ऑप्टिकल आइसोमर है, ये इसका ऑप्टिकल आइसोमर है। तो ऐसे अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताइए ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे, हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर देयर, तो इसके लिए हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको ये देखना है कि टर्मिनल कार्बन्स कितने, क्या टर्मिनल कार्बन्स डिफरेंट हैं? जैसे हमने टार्टरिक लैक्टिक एसिड में देखा, अगर आपको लैक्टिक एसिड याद होगा, टर्मिनल कार्बन्स डिफरेंट थे। टर्मिनल कार्बन्स डिफरेंट हैं, ऊपर अलग है, नीचे अलग है, ऊपर अलग है। तो अगर टर्मिनल, सबसे पहला रूल क्या है आपको ये देखना, टर्मिनल कार्बन्स अलग है कि टर्मिनल कार्बन सेम है। अगर आप यहाँ देखो तो टर्मिनल कार्बन्स यहाँ पर भी अलग थे, यहाँ पर भी टर्मिनल कार्बन अलग है, पर यहाँ टर्मिनल कार्बन सेम है। इस पूरे मॉलिक्यूल में ऊपर और नीचे टर्मिनल कार्बन सेम है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आप क्या करोगे, आप मॉलिक्यूल को देखोगे, जो स्ट्रक्चर आपको दिया होगा आप आइडेंटिफाई करो टर्मिनल कार्बन सेम है कि टर्मिनल कार्बन डिफरेंट है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, डिफरेंट और सेम। अगर मान लीजिए टर्मिनल कार्बन डिफरेंट है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है? फिर तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, 2:n। n का मतलब क्या होगा? कितने कायरल एटम्स है। जैसे फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड को देखो, लैक्टिक एसिड में कितने कायरल कार्बन्स थे? वैसे तो लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन्स हैं, पर कायरल कितने थे? कायरल 1 था। तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? n का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो टोटल आइसोमर्स मेरे पास कितने मिलेंगे? तो टोटल आइसोमर हो जाएगा 2:1। 2:1 का मतलब 2 हो जाएगा। तो देखो 2 आइसोमर्स हैं मेरे पास। टोटल आइसोमर्स कितने हैं मेरे पास? टोटल मेरे पास 2 आइसोमर्स। आई होप लॉजिक क्लियर है, समझ में आया। सिमिलरली अगर 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड की बात करूं, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, ये देखो 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, इसमें टर्मिनल कार्बन डिफरेंट है, ठीक है, पर ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है। कैसे समझ में आया? कायरल कार्बन आपको पहचान में आता है। इस कार्बन को अगर मैं देखूं तो ऊपर ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है और नीचे पूरा ये ग्रुप लगा हुआ। तो ये वाला कार्बन क्या हो गया? कायरल कार्बन। अब नीचे वाले कार्बन की अगर मैं बात करूं, H है, OH है, CH3 है और ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, तो ये वाला भी कायरल कार्बन हो जाता है। तो मेरे पास 2 कायरल कार्बन है। तो n का वैल्यू 2,3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानिक एसिड के लिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा? n का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब मुझे पता n का वैल्यू अगर 2 है तो टोटल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? टोटल आइसोमर्स विल बी 2:n। 2:n का मतलब 2:2। 2:2 का मतलब कितना हो जाएगा? 4 टोटल आइसोमर्स है। देखो 1 2 3 4, मतलब मेरे पास 4 आइसोमर्स हैं यहाँ पे, जिसमें से 2 का जोड़ी अगर देखो 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स है। आई होप लॉजिक समझ में आया, क्लियर है। इसके बाद ये डिफरेंट ग्रुप्स का समझ में। अब सेम ग्रुप की बात करते हैं। अगर हमारे पास ऊपर और नीचे टर्मिनल कार्बन में सेम ग्रुप लगा होगा, जैसे यहाँ देखो और यहाँ देखो, एक ही एग्जांपल लेते हैं, टार्टरिक एसिड का लेते हैं। उसमें भी अब आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपको देखना है कि n का वैल्यू कितना है। n का वैल्यू इवन है कि ऑड है। मतलब जैसे अगर मैं टार्टरिक एसिड में देखूं, n का मतलब क्या? कायरल कार्बन्स कितने हैं। n यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कायरल कार्बन। n क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स कितने हैं मेरे पास। तो यहाँ पे ये वाला एक कायरल कार्बन है, यहाँ पर ये वाला एक कायरल कार्बन है। सो मेरे पास बेसिकली इसमें भी 2 कायरल कार्बन्स हैं। जैसे यहाँ पर 2 कायरल कार्बन है, पर इन दोनों मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे सेम ग्रुप है, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप है, टर्मिनल ग्रुप। तो मेरे पास अगर n का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 2 मतलब मेरे पास हो गया इवन नंबर। n का वैल्यू 2 मतलब हो गया इवन नंबर। तो अगर n का वैल्यू 2 है तो टोटल आइसोमर्स का फॉर्मूला क्या होगा? तो टोटल आइसोमर्स का फॉर्मूला हो जाएगा ये, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। टोटल आइसोमर्स कितने होंगे मेरे पास? 2:n-1 प्लस 2:n-2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो यहाँ पे टार्टरिक एसिड की बात करता हूँ, ये स्ट्रक्चर है आपके सामने, 2 था n का वैल्यू। तो टोटल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 2:2-1 प्लस 2:2-2 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 - 2 इज 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग विल बी 0, एनीथिंग रेज टू 0 विल बी 1। तो ये पूरा नंबर कितना हो जाएगा? ये तो पूरा नंबर 1 हो जाएगा। अब 2 - 1, क्योंकि n का वैल्यू यहाँ पे 2 है, इनका वैल्यू 2 मतलब 2 कायरल कार्बन से मेरे पास 2 कायरल कार्बन से, तो 2 - 1 विल बी 1, 2:2 is 2, 2 + 1 is 3। तो मेरे पास टोटल मिला के 3 स्ट्रक्चर्स हैं। अरे सर, पर आपने तो टार्टरिक एसिड में 4 स्ट्रक्चर लिखे हैं। भाई साहब, मैंने आपसे क्या कहा था थोड़ी देर पहले? ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, दे आर सेम
मॉलिक्यूल। वाई दे आर सेम मॉलिक्यूल? बिकॉज अगर आप यहाँ से एक लाइन पास करोगे तो एक दूसरे का, अगर आप देखो, इसको फोल्ड कर सकते हो, और नॉट ओनली दैट, आप इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल के ऊपर आराम से सुपर इम्पोज कर सकते हो। अगर इस मॉलिक्यूल को यहाँ से घुमा दिया जाए, तो देखो सेम मॉलिक्यूल हुबहू रिटर्न आ जाएगा अपने पास। सो ये दो अलग मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, ये पूरा एक ही स्ट्रक्चर है, और ये दो अलग मॉलिक्यूल्स हैं। तो कुल मिला के कितने स्ट्रक्चर्स हुए यहाँ पे? कुल मिला के मेरे पास 3 मॉलिक्यूल्स हुए, 3 आइसोमर्स मेरे पास प्रेजेंट हैं। आई होप लॉजिक समझ में आया। मैंने बाकी सब इरेज कर दिया यहाँ से, क्योंकि इसको मैं सिंपल रखना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख के रखा, लॉजिक क्लियर है। तो कैसे हम लगते हैं? अच्छा, इसमें एक और चीज है, ऑप्टिकल एक्टिव कितने कंपाउंड होंगे, कितने स्ट्रक्चर्स होंगे, और ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने स्ट्रक्चर्स होंगे, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है, आप इस फॉर्मूले को बाय हार्ट कर लो, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, दिस विल बी यूजफुल इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर एन का वैल्यू ऑड निकलता है, जैसे यहाँ पर तो एन का टार्टरिक एसिड में तो एन का वैल्यू इवन निकला, एन का वैल्यू 2 था, अगर एन का वैल्यू 1 निकलता है उस केस में क्या? तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा सिर्फ इतना, 2n-1 विल बी योर फॉर्मूला। ये टोटल आइसोमर्स का फॉर्मूला हो जाएगा। ये फॉर्मूला बाय हार्ट कर लेना। ऑप्टिकली एक्टिव का ये है, ऑप्टिकली इनएक्टिव का फॉर्मूला ये। फॉर्मूला कहाँ से आया प्लीज फिलहाल स्कोप उसमें नहीं जाते हैं, उसमें नहीं घुसते, ये बाद में हम कभी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, बट फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना। सो ये एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस, क्योंकि यूजुअली देखा गया है कि जेई नीट में जब आप एडवांस लेवल पे चले जाते हो, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन जब पूछना होता है तो ये टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। डन यहाँ तक? अगला टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन जब आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हो, स्पेशली जब कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हो, तो एरिथ्रो एंड थ्रियो डेसिग्नेशन क्या होता है। अब ये बड़ा सिंपल सा देखो, अगर मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा कार्बन है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन बीच के जो 2 कार्बन है जो एडजेसेंट, ये कायरल है, ये कायरल है, ठीक है, उसके ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ है, नीचे एक अलग ग्रुप लगा हुआ है। अगर दोनों कार्बन जो एडजेसेंट कार्बन हैं उनके जो ग्रुप्स हैं वो एक ही साइड में, जैसे ये देखो राइट हैंड साइड में, और यहाँ देखो तो ये अलग अलग है, एक तरीके से आप सीस एंड ट्रांस समझ सकते हो उसको। अगर दोनों OH एक साइड में है तो हम उसको एरिथ्रो कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो आप देख रहे हो ना, ये एक शुगर है एरिथ्रोस, इसमें दोनों OH एक साइड में होता है, और जब दोनों OH अलग अलग हो जाते हैं तो हम उसको कहते हैं थ्रियोस। ठीक है, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी सेम फॉर्मूला है, ये भी सेम फॉर्मूला, बट डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है OH के पोजीशन में, एंड वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस भी नहीं है, दे आर नॉट इवन द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, दे आर 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ये एक अलग शुगर है, ये एक अलग शुगर है। तो इसका रेफरेंस लेते हुए हमने एरिथ्रो और थ्रियो का डेसिग्नेशन देना स्टार्ट किया। जैसे फॉर एग्जांपल नीचे का मॉलिक्यूल देखो, अब ये नीचे का मॉलिक्यूल शुगर तो नहीं है, शुगर में तो OHH होता है, यहाँ पे तो मैंने ब्रोमीन लगा दिया, ये शुगर तो नहीं है, लेकिन दोनों ब्रोमीन मॉलिक्यूल एक साइड में, तो एरिथ्रोस जैसे हैं, तो हम इसको कहेंगे ये इरेथ्रो कंपाउंड है। अगर ब्रोमीन दोनों अलग अलग अपोजिट साइड में हो जाते तो हम इसको क्या कहते हैं? ये थ्रियो है। क्या है ये? थ्रियो है। अब स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, देखो मैंने यहाँ पे THREO है, मैंने THREYO लिख दिया, प्लीज इग्नोर दैट पार्ट। थ्रियो है। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या? इस मॉलिक्यूल का नाम है 2,3। सेकंड और थर्ड मॉलिक्यूल, ये सेकंड है, ये थर्ड मॉलिक्यूल पे डाइब्रोमो लगा हुआ है, ब्यूटेनोइक एसिड। आई होप यहाँ तक समझ में आया। तो इरिथ्रो और थ्रियो जो है ये आप यूजुअली जब आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हो, शुगर्स के बारे में पढ़ते हो, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हो, तब काम आता है। जैसे एक एग्जांपल हम और ले सकते हैं, इसमें बताओ ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें इरिथ्रो थ्रियो कैसे पढ़ना होगा? ये आपका जो कंपाउंड है वो इरिथ्रो है, ये कंपाउंड जो है वो इरिथ्रो है। आप बोलोगे इरिथ्रो में मैंने लेफ्ट और राइट नहीं कहा, सेम साइड होना चाहिए। पर ये जो मॉलिक्यूल है, ये देखो ये OH अलग है, ये थ्रियो है, और ये मॉलिक्यूल जो है वो थ्रियो है। तो इसका जो थ्रियो कंपाउंड है, इस 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड का जो थ्रियो फॉर्म है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और इरिथ्रो फॉर्म है वो भी ऑप्टिकली एक्टिव है। आई होप लॉजिक समझ में आया। टार्टरिक एसिड में ये थ्रियो फॉर्म है, ठीक है, इरिथ्रो फॉर्म है, और ये इसका थ्रियो फॉर्म है, ये थ्रियो। आई होप समझ में आ रहा है, अपोजिट में होगी। तो एरिथ्रो फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, पर थ्रियो फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है। अब समझ रहे हो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो? अगर उनको आपको घुमाना होगा तो वो एरिथ्रो थ्रियो में भी घुमा सकते हैं, उनको किसी भी तरीके से। आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एरिथ्रो और थ्रियो हम कहाँ लगाते हैं। हम सिर्फ कार्बन्स, ये जो ग्रुप है अगर सेम साइड में है, सिस एंड ट्रांस की, जैसे अगर सिस है तो एरिथ्रोस, और अगर ट्रांस है तो हम उसको क्या कहते हैं? वो थ्रियो है, ठीक है। स्मॉल एल और स्मॉल डी में क्या डिफरेंस है, कैपिटल एल और कैपिटल डी में क्या डिफरेंस है, ये याद रखना, ये बहुत काम आने वाला है। इसके अलावा ये जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया हुआ है, ये फॉर्मूला शीट बना के रख लो। आपको PDF वगैरह मैं ऐप पे अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। अगर आप यूट्यूब से देख रहे हो तो मुझे पॉज करके इसको आप लिख के रख सकते हो। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, यहाँ पे हमारा ये वाला काम खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ बहुत अच्छा, आइसोमेरिज्म इन एलीन्स,
ठीक है। और उसके अलावा हम रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, बाइफिनाइल्स में, साइक्लो कंपाउंड्स में आइसोमरिज्म कैसे देखा जाता है या स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे आती है, उसको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।